along with the powerful calls for diplomatic consequences, an end to intelligence sharing, and a public inquiry my colleague just mentioned, we at NCCM are calling for 4 additional actions. 1, the immediate recalling of Canada's ambassador to India. 2, an initiation of the process of expulsion of the Indian ambassador to Canada, High Commissioner Shri Sanjay Kumar Verma. 3, a formal freeze on trade negotiations between India and Canada, including but not limited to the Comprehensive Economic Partnership Agreement, or CEPA. And 4, together with the WSO, we today call for the immediate banning of the RSS under the listing provisions in the Criminal Code and the removal of its agents from Canada. प्रधानमंत्री जी के वसुधैव कुटुंबकम की सच्चाई यही He did the same thing at another festival. It can be easily sorted. You know what? Riots. Stop it! Tell him to stop it. Is this time No. Tell him to stop it. No. Right, guys, wait. You stop him. He's acting like a wild man. He's acting like a wild man. No. Why? Look, why are you pushing again? Hey, brother, look. He started. No, I'm not walking with you. I'm out of breath. क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी कटवे सर, ये जो सिरे अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहना थी। बाहर देखो इस मुल्ले को, अभी रोज पढ़ रहे थे। सर इसरो ने वर्ष 1975 से अब तक 52 तो एक आम आदमी की स्थिति क्या होगी? पार्लियामेंट का इशू है। प्रधानमंत्री जी के वसुधैव कुटुंबकम की सच्चाई यही। इससे पता चल जाता है कि इन लोगों के, मुसलमानों के तहत सोच क्या है। सिर्फ एक्सपंज करने से काम हो जाता है, कुछ एक्शन होना चाहिए। क्योंकि समाज में कुछ दोष घुस गए हैं, समाज की स्थिति ठीक नहीं है, समाज की इम्यूनिटी कम हो गई है, इसलिए हर कोई वायरस उसको गिरा सकता है। जब मेरे जैसे चुने हुए व्यक्ति की स्थिति आज इस देश में यह है, तो एक आम आदमी की स्थिति क्या होगी?
मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय होगा। आदरणीय स्पीकर साहब कार्रवाई करेंगे, नहीं तो मैं भरे मन से इस सदन को भी छोड़ने पर विचार कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी के वसुधैव कुटुंबकम की सच्चाई यही है। गोडसे को देशभक्त बताने वाला सांसद कौन है, किस पार्टी का है? टिम्बकटू में नहीं है, भोपाल से सांसद है। और कल जो भाषा सदन के अंदर बोली गई, एक सांसद के लिए अगर सदन के अंदर यह भाषा बोली जा रही है तो सोच के देखिए कि सड़कों पर, गलियों में, नुक्कड़ में, गांव में मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, वंचितों के खिलाफ किस तरह की आवाज को, किस तरह की जुबान को लेजिटिमेसी दी गई है। प्रधानमंत्री जी, सबका साथ सबका विकास को जीना पड़ता है। रमेश बिधूरी जी आपके माननीय सांसद हैं और उनके लिए आप एक सख्त शब्द नहीं बोल पाए अभी तक, कुछ भी नहीं। यानी कि मानूंगा ना कि आपकी मर्जी से ही हो रहा है। आपकी मर्जी के बगैर तो आपके दल में एक पत्ता नहीं हिलता है, तो बिधूरी कैसे हिल गए? और पार्लियामेंट का इशू है, उसमें मैं ये स्पीकर की जिम्मेदारी है और ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस चलता है, इस पे मैं यहाँ पे कमेंट नहीं कर सकता हूँ। समझ में नहीं आता वो लोग जो बीजेपी के अंदर हैं मुसलमान या बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, वो किस तरह ये बर्दाश्त करते। मैं तो बीजेपी के बाहर रह के भी मुश्किल समझता हूं इन चीजों को बर्दाश्त करना। जो लोग इनके साथ मिलके काम करते हैं वो रात को सोते कैसे हैं जब उनके साथी उनके बारे में इस तरह सोचते हैं। वो अल्फाज जो उन्होंने इस्तेमाल किए वो तमाम मुसलमान कौम के खिलाफ इस्तेमाल हुए, सिर्फ एक ऑनरेबल एमपी के खिलाफ नहीं। इससे पता चल जाता है कि इन लोगों के, मुसलमानों के तहत सोच क्या है, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। नया पार्लियामेंट लेकिन वही पुरानी सोच, घटिया सोच। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हुआ है, अभद्र भाषा है, अनपार्लियामेंट्री है, हेटफुल है, डिविसिव है, और ये वही है जो सेंटिमेंट ये पूरे देश में फैला रहे हैं, जो जहर इन्होंने फैलाई है, जो जहर हमारे बीच में घोला है नफरत का, आज वो पार्लियामेंट के, नए पार्लियामेंट में गूंज रहा है। शर्मनाक है। और मैं मानती हूँ स्पीकर को इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए आपने एक्सपंज कर दिए रिमार्क्स, सिर्फ एक्सपंज करने से काम हो जाता है, कुछ एक्शन होना चाहिए। ये जो नफरती सोच है और जो उनके शब्दों से आ रही है वो निंदनीय है और उनको माफी मांगनी चाहिए और साथ ही साथ उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों में लोग सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन अभी तक उनको पार्लियामेंट से सस्पेंड नहीं किया गया। हम देश के मुसलमान ये सब सुनकर बहुत अफसुर्दा हैं। हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि एक दिन वो भी आएगा इस देश के अंदर जब संविधान के मंदिर के अंदर मुसलमानों को खुलेआम बेइज्जत किया जाएगा। माननीय गृह मंत्री जी, किसने 10 मिनट दिए मुझे? आप वहां बैठकर टाइम दोगे? अरे सुनने की आदत डालो भाई। आप वहां बैठकर मुझे टाइम दोगे? माननीय सदस्य प्लीज, मैं मेरी पार्टी के टाइम में बोल रहा हूं। आप कौन फैसला करने वाले होते हैं? माननीय गृह मंत्री जी, किसने 10 मिनट दिए मुझे? मायावती की जमीन क्या आप खिसक रही है? क्या अब वे उत्तर प्रदेश की राजनीति से अप्रासंगिक हो चली हैं? और अगर ये बात सही है, जिस तरह के बहुत सारे पत्रकारों को मैं देख रहा हूं और खास करके जो समाजवादी धड़े के लोग हैं, वे मायावती पर प्रहार करते हुए कह रहे हैं कि मायावती अब चुक गई हैं। सब जानते हैं कि आप बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक बार राज्यसभा में शपथ हो रही थी, नहीं लोग, हमारे बगल में लालू जी बैठे थे, उनका एक कैंडिडेट आया शपथ लेने। मैंने कहा लालू जी कल ये पूरा प्लास्टर बांधे हुए था, कह रहा था झारखंड में गए थे लालू जी की जमानत के वक्त, तो लाठीचार्ज में मेरा पैर टूट गया। आज ये सही चल रहा है।
बोले राज्यसभा में आने के लिए ही कर रहा था। तो मैंने कि फिर टिकट क्यों दी आपने? जो ब्राह्मणवाद है वो खा रहे हैं हिस्सा, तो महिलाओं को एक लॉलीपॉप दे रहे हैं, मैं आरक्षण दूंगा। अरे मेरे बाप, अगर आरक्षण देना है तो 3% जो ब्राह्मण है ना, जो गरीब हैं उनको दो, और बाकी मेरा 97% हिस्सा दो, मेरे 85% का जो बहुसंख्यक उनका हिस्सा दो, तो बात बने। लेकिन फिर आपने जो है आप जनगणना नहीं करा रहे हो। आप फिर कहोगे महिलाओं के पास तो पैसा नहीं है, वो तो घर में रहती हैं, वो तो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, वो तो बीमार होती हैं, वो कैसे सदन में जाएंगी, तो उसका हिस्सा आप खुद खा जाओगे, जैसे ओबीसी का हिस्सा खा रहे हो। क्रीम लेयर के एक सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन लगा दिया कि अगर वो जगह नहीं भरी जाती तो क्रीम लेयर का एक लाइन बनाया गया कि उसमें फिर जो स्वर्ण लोग हैं, जो जनरल लोग हैं, वो भरे जाएंगे। तो महिलाओं को लॉलीपॉप दे करके आप सत्ता तो ले लोगे, जैसे आपने 3 तलाक ले करके उत्तर प्रदेश में सत्ता तो ले लिया, लेकिन क्या महिलाओं की आपने जो है स्मिता को बचाया? क्या महिलाओं के हक उत्तर प्रदेश में मिला? और यही हालत पूरे भारत में आप करना चाहते हो। आप मर्द और औरत में लड़ा कर करके आप रोटी सेकना चाहते हैं, ये नहीं होगा। और ये तो कुछ भी नहीं है। अभी मोदी जी और गेम खेलने वाले हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन कर करके 5 राज्यों का जो हमारा चुनाव है उसको टालने वाले हैं। ये मैं आपकी भविष्यवाणी कर रहा हूं। बागेश्वर बाबा का दादा मैं बैठा हूं। नई पार्लियामेंट में समाज सेवा और देश सेवा करने का गौरव प्रदान किया। उपसभापति महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हूं। महोदया फिर सुनते हैं। महोदया 20 जुलाई, मैं बाबा साहब की कुछ बातों को दोहराना चाहता हूं। 20 जुलाई 1942 को नागपुर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अखिल भारतीय शोषित वर्ग महिला सम्मेलन के आयोजन में कहा था कि मैं किसी भी समाज की तरक्की इस बात से देखता हूं कि वहां महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। यानी जिस समाज की महिलाएं प्रगति नहीं करती, वह समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर महिलाओं की प्रगतिशील बनाने के लिए उनकी शिक्षा में भागीदारी, सामाजिक और आर्थिक स्तर में भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते थे। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल में महिलाओं को तमाम तरह के हक, अधिकार और पिता पति की संपत्ति में बराबरी का हक दिया, ताकि उनका सामाजिक स्तर बढ़ सके। शिक्षा और नौकरियों का अधिकार भी संविधान में देने का काम किया। संविधान के प्रेम्बल में जस्टिस और इक्वलिटी की बात बाबा साहब ने कही। 25 नवंबर 1949 में कहा, मैंने राजनीति में आज बराबरी का हक दिया, 1 वोट 1 मैन 1 वैल्यू का सिद्धांत कायम किया, लेकिन सामाजिक और आर्थिक असमानता के आने वाली सरकारों को जल्द से जल्द दूर करना पड़ेगा। महोदया, इतिहास गवाह है, महिलाओं ने तमाम जुल्म और जातियों को सहा है, जिसमें दहेज प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा और यहाँ तक कि शिक्षा पर लगा सामाजिक प्रतिबंध, जिसे भारत की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले ने 1 जनवरी 1848 में लड़कियों के लिए पुणे में स्कूल खोलकर इस प्रतिबंध को खत्म किया। महोदया, इन तमाम सामाजिक कृतियों के बावजूद भी महिलाओं ने देश की आजादी की जंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, सरोजिनी नायडू हो, बेगम हजरत महल, झलकारी बाई कोरी, उदा देवी पासी, बिजली पासी, चाहे मुजफ्फरनगर की महावीरी देवी वाल्मीकि, यहाँ तक कि दुर्गा देवी, जिनको दुर्गा भाभी के नाम से जाना गया, चाहे सिक्किम से हेलेन लिप्चा हो, नागालैंड से चाहे रानी जायदिन लियू हो, चाहे वो गोरखा से पुतलीमाई देवी जी हो, इन सभी महिलाओं ने तमाम महिलाओं ने अपने प्राण देश की आजादी के जंग में न्यौछावर भी करने का काम किया है। यही नहीं महोदया, जब मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, बस मैं खत्म कर रहा हूँ। महिला सशक्तिकरण को लेकर के उत्तर प्रदेश में बहन जी मुख्यमंत्री थी, तो माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम महिला कॉलेज खोले। मैं खत्म कर रहा हूँ, 1 मिनट खत्म कर रहा हूँ। माता सावित्रीबाई फुले शिक्षा योजना भी शुरू करी, जिसमें 25,000 रुपए और साइकिल देने का काम किया। महोदया, मैं आपके माध्यम से केंद्र की सरकार से अपील करता हूँ कि अगर महिला सशक्तिकरण देना है तो SC ST OBC की महिलाओं को भी इसमें अलग से रिजर्वेशन देने का प्रावधान करें, क्योंकि पूरे देश के अंदर आज भी इन महिलाओं के साथ में अत्याचार होता है। अगर सही माने में मैं फिर से आपके माध्यम से केंद्र की सरकार से अपील करता हूं, SC ST OBC की महिलाओं को
33% आरक्षण में रिजर्वेशन सुनिश्चित करने का काम करें। इसको संज्ञान में ले, गंभीरता से ले। धन्यवाद। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का विवाह ब्राह्मण की बेटी से हुआ था। देख लीजिए आप इतिहास उठा के। कुर्सी की पेटी मजबूती से बांध लीजिए। देश के भाइयों और बहनों, कुर्सी की पेटी जोर से बांध लीजिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी देश को तबाही की गहरी खाई में ले जा रहा है। जो शख्स 2014 चुनावों से पहले महंगाई कम करने की बड़ी बड़ी बातें करता था, उसने 2014 में सत्ता मिलते ही महंगाई को कम करने के बजाय डबल लूट नीति शुरू कर दी है। ये वो शख्स है जिसने गब्बर सिंह टैक्स लगाकर उन चीजों को भी टैक्स के दायरे में ला दिया जिन पर पहले टैक्स नहीं लगता था। 1947 से लेकर 2014 तक देश पर 54 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, जिसको मोदी ने मित्रों की छूट नीति, खुद की प्रचार नीति और इवेंट नीति की वजह से 9 साल में 181% बढ़ाकर 155 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया है। 2014 में जो गैस का सिलेंडर 410 रुपए का मिलता था, मोदी अपनी लूट नीति से उसे 1200 रुपए तक पहुंचा चुका है। 2014 में पेट्रोल 70 रुपए लीटर मिलता था, जो आज 100 रुपए लीटर मिल रहा है। ये वही प्रधानमंत्री है जो आम जनता को 5 किलो राशन में निपटा देता है, मगर खुद के मित्रों पर लाखों करोड़ों रुपए का कर्ज माफ कर देता है। वो विदेशों में इवेंट के नाम पर देश की गाढ़ी कमाई को पानी की तरह बहा देता है, और अगर कोई सवाल पूछता है तो उसका भाजपाई टूल किट से विरोध शुरू करवा देता है। अब तय आपको करना है। परिसर में बोलने के लिए जब खड़ा हुआ हूं तो इस देश की साइंटिफिक कम्युनिटी को बधाई देने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, गवर्नेंस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और मैं सुबह से बैठ करके अपनी आदत के मुताबिक, भले ही मुझे बोलना हो सदन में या नहीं, लेकिन मैं लगातार सदन में बैठने की कोशिश करता हूं। लेकिन मुझे आज अफसोस हुआ जब इस बधाई संदेश में भी शुरुआत यहां राजनीति से हो गई। इस सदन के उपनेता ने शुरुआत की, दूसरी तरफ से भी उस तरीके के राजनीतिक टिप्पणियां हुई, लेकिन आज ये पल इस देश के सभी साइंटिस्ट को, इसरो में जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने आज हमारा सीना चौड़ा किया कि दुनिया के अंदर हम पहला देश बने कि मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई चंद्रयान 3 की। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं देश भर के साइंटिस्ट अलग अलग इंस्टीट्यूशन से जो पढ़ के आए हैं, उनका
मैं भी उसमें पीछे नहीं रहना चाहता। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के भी कई बच्चों का उसके लॉन्चिंग पैड के, चंद्रयान के लॉन्चिंग पैड में उनका योगदान रहा है। सभापति महोदय, इस सदन ने विमेंस रिजर्वेशन बिल भी पास किया और चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान, फीमेल साइंटिस्ट का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं पढ़ रहा था कि किस तरीके से तमिलनाडु की एक बहन फातिमा शाहजी, जो इस प्रोजेक्ट में जिसका बहुत बड़ा योगदान है, कितने गरीब परिवार से आती थी और ये इसलिए संभव हुआ कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री से लेकर के मौजूदा प्रधानमंत्री तक कंटिन्यूअस इस क्षेत्र में इसरो को बढ़ावा देने में जो है कहीं पीछे नहीं रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के पहले प्रधानमंत्री, उनके साथ जो शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, उनके जमाने में उन्होंने जो IIT वगैरह जो बड़े इंस्टीट्यूशंस खोले, उसका आज नतीजा हम ये देख रहे हैं। लेकिन यहां पर जो बात हो रही है कि ये सिर्फ इसी सरकार में संभव हुआ है। मैं बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि वो इतने लकी प्रधानमंत्री हैं कि पिछले प्रधानमंत्रियों के डाले हुए दाने, बोए हुए बीज की फसल काटने का मौका आज उनको मिल रहा है। ये अच्छी बात है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि पिछले बजट में इसरो का 8% एलोकेशन बजट में कम हुआ है। ये किसी से छुपा नहीं है, क्या ये किसी से छुपा नहीं है। और हमने देखा पिछले दिनों सभापति महोदय, इस सरकार में जिस तरीके के अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, और मैं कंक्लूड कर रहा हूं, जिसमें कुछ ज्यादा है भी नहीं, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। हमने देखा कि पिछले दिनों मंडी के IIT के एक डायरेक्टर का वीडियो वायरल हुआ कि ये जो हिमाचल प्रदेश में जो बाढ़ फ्लड आया है, यहाँ जो भूस्खलन हुआ है, ये इसलिए हुआ है। मतलब IIT का डायरेक्टर ये सरकार कैसे अपॉइंटमेंट कर रही है कि वो कह रहे हैं कि क्योंकि ये लोगों ने यहाँ नॉन वेजिटेरियन इस देश में खाना शुरू कर दिया है, इसलिए जो है ये सब आपदा आ रही है। कैसी अनसाइंटिफिक बात लोग कर रहे हैं, और ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं सभापति महोदय, मैं इतना ही कहूंगा कि जो साइंटिफिक कम्युनिटी है हमारे देश की, उसको हमें जो है बढ़ावा देना चाहिए। मैंने देखा, हम डिफेंस कमेटी के रूप में हम DRDO में गए के साइंटिस्ट से मिले थे। 4 साल तक उनका प्रमोशन जो है वो रोका हो गया था। हमने सवाल किया, खैर अब वो प्रमोशन जो है हो रहा है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि यहाँ पर मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। पोखरण के टेस्ट की बात हुई, 1974 में न्यूक्लियर का टेस्ट हुआ, बाद में वाजपेयी जी के नेतृत्व में भी वो पोखरण 2 हुआ, लेकिन पोखरण 2 की तैयारी नरसिम्हा राव जी के जमाने में हो गई थी। मैं रिकॉर्ड पे कह सकता हूं कि देवेगौड़ा जी जब प्रधानमंत्री थे, फाइल आई थी उनके पास, लेकिन उनको एडवाइस किया गया, नहीं साहब। दानिश अली साहब, जिस वक्त आपको उसने डू कहा, वैसे ही खड़े होकर बता देना चाहिए कि डू कौन है। बताते ठीक से उनको कि डू क्या होता है, कौन डू है। आतंकवादी कह रहा है, उग्रवादी कह रहा है, मुल्ला आतंकवादी, मुल्ला उग्रवादी, ये अल्फाज लोकसभा में बोले जा रहे हैं एक धर्म विशेष के मुसलमान MP कुंवर दानिश साहब के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी के MP ये सोच रखते हैं मुसलमानों के बारे में, और मुसलमान नेता जो बीजेपी में हैं, कार्यकर्ता जो बड़ी पैरवी करते हैं कि सबका साथ सबका विकास, मैं उनसे पूछ रहा हूं कि लानत है तुम पर, लानत कि मुसलमान के नाम पर मुल्ला उग्रवादी कहा जा रहा है, एक MP को उग्रवादी कहा जा रहा है, उसको डू कहा जा रहा है, और तुम लोगों में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम सवाल पूछ पाओ। और स्पीकर महोदय, आप सस्पेंड क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी तक सस्पेंड नहीं हुआ वो, ये लोकसभा की भाषा है। भारतीय जनता पार्टी का एक सत्ता पक्ष का MP इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है और आप उसे सस्पेंड नहीं कर रहे हैं।
भारत का चीन से मोर्चा खुला हुआ है और अब कनाडा से भी खुल गया है। लेकिन कनाडा वाले विवाद को लेकर 4 बड़े देश कनाडा के साथ लगते हैं। आज तो भारत ने कनाडा पर यह भी आरोप लगा दिया कि यह देश आतंकवादियों के लिए शरण स्थली बन चुका है। यह टकराव कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयान से शुरू हुआ, जो लगता है अब औपचारिक मोर्चे की तरफ बढ़ता जा रहा है।